गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस मतलबी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपना साथ दे रहे हैं, उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिसका साथ उसके खुद के अपने नहीं दे रहे हैं। स्वागत है आपका राजकुमार जी हमारे पॉडकास्ट में। लोगों का साथ देना, उन लोगों का साथ देना जिनका साथ उनके खुद के माँ बाप नहीं दे रहे हैं, उनके खुद के रिश्तेदार नहीं दे रहे हैं और आप तो अजनबी हैं। कैसा महसूस होता है और किस तरीके से उनका आप साथ देते हैं? देखिए, साथ देने वाली बात यह है कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि ये जीवन जितना चाहे हम जी लीजिए, लेकिन जब तक हम दूसरों का साथ नहीं देंगे, दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, दूसरों के लिए नहीं जिएंगे, जब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। ऐसा मेरे पिता ने मुझे समझाया है। मेरे पिता ये मेरे धर्म गुरु हैं और हर तरह से एक पिता से बढ़कर उन्होंने मुझे सिखाया है, बताया है जीवन के बारे में, अपने धर्म के बारे में। तो ये चीज़ें बचपन से मुझे मिली हैं। अब रही बात साथ देने की, तो जब मैं जयपुर में आया था तो मैं छोटी छोटी नौकरियां करता था, प्राइवेट जॉब्स करता था। जीवन में संघर्ष जारी था मेरा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने साथ साथ दूसरों का के लिए भी ध्यान देना चाहिए, उनके लिए कुछ काम करना चाहिए। फिर कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, कुछ ऐसी घटना घटी कि जब मैं एक बार मेरी धर्मपत्नी के साथ एक मंदिर में गया तो वहाँ मुझे एक बच्चा मिला। कोई छोड़ गया था उस बच्चे को, और वो बच्चा न चल पा रहा था, ना फिर पा रहा था, ना कुछ उसके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते थे। अगर हमारी भाषा में बात करें तो एक सेरेब्रल पॉलिसी बच्चा था, जिसकी गर्दन भी प्रॉपर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी। मैं उस बच्चे को लेकर के घूमता रहा कि कहीं उसको जगह मिल जाए किसी हॉस्पिटल में, किसी अनाथ आश्रम में या किसी सेंटर में। मैं इन बच्चों के बारे में उस वक्त ज़्यादा नहीं जानता था। 4-5 दिन तक मैं उस बच्चे को लेकर घूमता रहा। कोई साथ देने वाला नहीं मिला। उसको मैंने 4-5 दिन मेरे घर में रखा तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में दर्द बहुत है, तकलीफें बहुत है। क्यों ना इन लोगों की जिनको तकलीफ है उनकी तकलीफें बांटी जाए। एक लंबे समय के बाद, करीबन 7-8 दिन के बाद, मैं फिर उस बच्चे को मैंने सेटल किया एक संस्था के जरिए। और फिर मैंने दृढ़ निश्चय किया कि अब आगे का जो जीवन है वो मैं इन बच्चों के लिए, जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, जो बच्चे हैं जिनका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता या फिर उनका शरीर उनका साथ नहीं देता, मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूँ। और इसी कड़ी में फिर मैंने एक संस्था का निर्माण किया, उम्मीद संस्था। मैंने नाम रखा उम्मीद भी एक होप, एक नाम से ही जग जाहिर है कि आपने उम्मीद नाम दिया है कि एक होप एक तरीके से। बिल्कुल। तो उम्मीद के नाम से मैंने एक संस्था का निर्माण किया और इन बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। आज पिछले 10 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं इन स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल चलाता हूँ। इन बच्चों के लिए मेडिकल हेल्प और थेरेपीज वगैरह हैं, जो जिस तरीके की उनको बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस समय आपके उम्मीद संस्थान में कितने बच्चे हैं? अभी मेरी उम्मीद स्पेशल स्कूल में 50 बच्चे हैं और 10 लोगों का स्टाफ है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं, थेरेपिस्ट भी हैं और दूसरा स्टाफ भी है। और हम लोग उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। एजुकेशन हेल्थ सब प्रोवाइड आप लोग करवाते हैं? हाँ, स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ उन बच्चों में जो भी कमियां हमको दूर करने के लिए जो थेरेपी जो रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, जो बच्चे बोलना नहीं जानते हैं उनको हम लोग स्पीच थेरेपी देते हैं। और जो सेरेब्रल पॉलिसी बच्चे हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, जिनके शरीर में, उनको हम फिजियोथेरेपी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। जो भी उनकी आवश्यकता के अनुसार जो थेरेपी बनते हैं, जो मेडिकल हेल्प है, हमारी संस्था उनके लिए प्रोवाइड कराती है। फंड कहाँ से आता है? क्योंकि आप खुद एक मेडिकल है उससे बिलोंग करते हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, तो कहाँ से मतलब आप सपोर्ट ले पाते हैं? क्योंकि फंड रेज करना बहुत मुश्किल काम होता है सर ऐसे कामों के लिए। डेफिनेटली बहुत दिक्कतें आती हैं और बहुत दिक्कत आई भी हैं, लेकिन कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर हमारा साथ देता है। बिल्कुल। तो मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं जब भी आवश्यकता पड़ी है। तो हालांकि साथ तो लोग ही देते हैं, तो समाज ही साथ देता है, लेकिन मैं मांगता हूँ मेरे ठाकुर जी से, मेरे गोविंद हैं, जिनको मैं अपना आराध्य मानता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ जाकर के कि मुझे ये काम करना है, मेरी हेल्प करो, और वो किसी न किसी रूप से मुझे भेज देते हैं। कभी ऐसा मौका रहा हो सर कि उन जो बच्चे, तमाम बच्चे जिनकी आप मदद करते हैं, उनमें से कोई बच्चा आया हो आपके पास
और बोला हो शुक्रिया, या फिर कुछ ऐसी बात कही हो जो आपके दिल में आज तक बैठी हो कि हाँ यार मैं कुछ तो अलग कर रहा हूँ? ऐसा बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं काफी बार। एक किस्सा सर। एक छोटा बच्चा था, मुझे उसका नाम भी याद है, सावन। उसको दिखता नहीं था, अंधा था, उस ब्लाइंड था। एक संस्था ने उस बच्चे को हमारे को दिया कि आप इस बच्चे का जरा ध्यान रखें, पढ़ाएं इसको। तो वो बच्चा देखने में असमर्थ था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। उसको संगीत का बहुत शौक था, और चूंकि मुझे भी संगीत का बहुत शौक है, तो मेरा जुड़ाव, मेरा लगाव उस बच्चे से कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो जब भी मैं उससे मिलता तो मैं उससे पूछता है कि बेटा सामने आगे जीवन में क्या करना है, आगे जीवन में क्या करना चाहते, कुछ है आपकी इच्छा कि मुझे जीवन में कुछ ऐसा करना है? तो सावन ने मुझे कहा कि सर मुझे आपके साथ रहना है, आप मेरा साथ छोड़ के मत जाइए। ये जो शब्द उन्होंने बोले थे सावन ने, तब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। बिल्कुल। कि देखिए, लगाव जब होता है किस लेवल पे हो जाता है कि वो नहीं चाहता कि मैं उसको छोड़ के जाऊँ। तो मैंने उसका हाथ पकड़कर ये वादा किया था कि बेटा सिर्फ तू नहीं, जितने भी बच्चे मुझसे कनेक्ट होंगे, मुझसे जुड़ेंगे, मेरे पास आएंगे, हमारी संस्था में आएंगे, मैं किसी का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, 2 बेटियां हैं। एक तो सेटल हो चुकी है, एक अभी पढ़ाई कर रही है। वो कहती हैं कि पापा अपने लिए तो जानवर जीते हैं, बिल्कुल, अपने लिए तो जानवर जीते हैं, आप ऐसे इंसान हैं तो दूसरों के लिए जी रहे। तकलीफें आएंगी, आप आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। रोके भी कई बार जाओगे, रोड़े भी बीच में बहुत आएंगे, लेकिन आप बढ़ते जा रहे हो, लोगों के लिए मदद करते जा रहे हो। कहते हैं कि ऐसे कामों के लिए भगवान खुद रास्ता बना देते हैं, तो आपका रास्ता बनता चला जा रहा है। फैमिली सपोर्ट कर रही है आपकी पूरी, आपकी धर्मपत्नी सपोर्ट कर रही है? देखिए क्या है कि जब कोई इंसान अच्छा कार्य करता है ना, तो उसको तकलीफ भी बहुत आती है। नहीं, ये बनी हुई बात है, ये सब लोग जानते हैं। फैमिली ने शुरू में सपोर्ट नहीं किया था, उनको लगता था कि मुझे इस फील्ड में नहीं होना चाहिए, कि मुझे भी औरों की तरह, दूसरे परिवार के जनों की तरह मुझे पैसा कमाना चाहिए, कोई बिजनेस व्यापार करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी चाहिए। वो मुझे कहते रहे कि आप शायद गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, मेरा मन इन बच्चों के साथ ही लगता है। तो पैसा तो आज है कल नहीं, पता नहीं हम कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन अगर इस कार्य में मैं अगर सफल हो गया तो मेरे मरने के बाद में मेरी आत्मा को वो शांति मिलेगी। फिर जाकर के मेरे धर्मपत्नी ने मुझे समझा, आज उनके साथ है, हम साथ मिलकर काम करते हैं। कहाँ पे है आपका ये संस्थान? हम लोग प्रताप नगर में हैं। प्रताप नगर में जगह, क्योंकि हम किराए पे बिल्डिंग चलाते हैं तो एड्रेस बदलता रहता है। फिलहाल हम लोग सेक्टर 11 में हैं, वहाँ हमारा स्पेशल स्कूल है, वही हमारा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, और वही हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है आपको? नहीं। चाहते हैं सरकार को कुछ बोलना, आप बोल सकते हैं सरकार को? सरकार पैसा देती है, सरकार पैसा देती है, डेफिनेटली देती है ऐसी संस्था में, लेकिन उनका जो तरीका है, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत कठिन है। बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि कोई संस्था अगर कोई काम कर रही है तो उसको इतने साल होने चाहिए काम करते वक्त, 4 साल से अगर आप काम कर रहे हैं तो ही आपको डोनेशन मिलेगा, या आपने ये चीज़ें आपने कर ली हैं तो मिलेगा। तो बहुत दिक्कतें आती हैं, और बहुत सारे कागज़ मांगते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। कई लोग नहीं कर पाते हैं, मैं भी कई बार कोशिश करता हूँ लेकिन वो नहीं कर पाता। लेकिन होप, उम्मीद पूरी अभी भी मुझे है कि आज नहीं कल सरकार भी मुझे मदद करे। कि फिलहाल सरकार की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती है, मैं दूसरे डोनर्स भामाशाह लोगों के माध्यम से, या मेरे पेरेंट्स जो मेरे बच्चों के जो माता पिता हैं उनके माध्यम से मैं इस संस्था को संचालित करता हूँ। पेरेंट्स की तरफ से हेल्प मिलती होगी आपको, क्योंकि खुद के बच्चे उस पूरे संस्थान में। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, वो पूरा मेरा साथ देते हैं। जब जब मुझे आवश्यकता पड़ी है, मुझे कोई कार्यक्रम करना होता है, या मुझे उस बच्चों के लिए कोई कैंप लगाना होता है, मुझे कुछ भी करना होता है, तो मैं उनको सिर्फ एक मैसेज करता हूँ, और सब लोग बढ़कर चढ़ करके मेरा साथ देते हैं। एज ग्रुप क्या है उन बच्चों का? मैं 5 वर्ष से लेकर के और 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए काम करता हूँ, क्योंकि हमारा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, और इस उम्र के बच्चों में ही जो विकास की जो क्षमताएं हैं वो ज्यादा होती हैं। 15 वर्ष से ऊपर जो बच्चा हो जाता है तो उसकी जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो धीमा पड़ जाता है। हालांकि बड़े बच्चे भी हैं, जो छोटे बच्चे स्टार्टिंग मेरे पास आए थे वो बड़े हो गए, वो आज भी मेरे साथ हैं।
बाकी अगर बात डेवलपमेंट की जाए, विकास की जाए, तो छोटे बच्चों का विकास जल्दी होता है, तो हम लोग छोटे बच्चों पर काम करना पसंद करते हैं जी। तो आपके पास हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं या फिर पेरेंट्स आते हैं छोड़कर जाते हैं अपने बच्चों को और शाम को लेकर चले जाते हैं? नहीं, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है और आगे भी चलकर मुझे हॉस्टल नहीं खोलना है, ये एक विषय अलग है, मैं बताऊँ आपको। मेरी संस्था का और मेरा उद्देश्य है इन बच्चों का समाज में पुनर्वास, बिल्कुल। क्योंकि हमारा समाज इन बच्चों को अलग समझता है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे बच्चों को लोग पागल कहते हैं, अपने बच्चों को मना करते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ मत खेल, वो पागल है, तो भी पागल हो जाएगा। कोई मंदबुद्धि बोलता है, पता नहीं कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अगर मैं उनका हॉस्टल डाल देता हूँ, ये मेरी सोच है, निजी सोच है, अगर मैं उसको हॉस्टल डाल देता हूँ तो बच्चे हमारे समाज से अलग हो जाएंगे। बिल्कुल, वो समाज उनको फिर अलग ही समझने लग जाएंगे कि इनके लिए अलग हॉस्टल बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि समाज में रह करके, समाज में रह करके उनका विकास किया जाए, बिल्कुल, और समाज में उनका पुनर्वास किया जाए, ये मेरा उद्देश्य है। ये बहुत अच्छी सोच है सर, क्योंकि उनको अगर आप अलग कर दोगे, एक अलग हॉस्टल में डाल दोगे, तो सब लोग को यही लगेगा कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, उसमें कुछ तो ऐसा अलग है जो नॉर्मल बच्चे में नहीं है। अगर हम साथ रखेंगे तो उन सबको लगेगा कि हाँ ये भी नॉर्मल ही है, बस हमारे सोच की दिक्कतें हैं। सारा खेल सोच का ही तो है। बिल्कुल, सोच तो हमारी ठीक करनी है, हमारे समाज की जो सोच है उसको ठीक करना है, उसको सही दिशा में लेके जाना है। कि लोग उन बच्चों को अलग समझते हैं, तो हमें उनको ये संदेश देना है, उनको बताना है कि ये बच्चे भी आप ही के परिवार का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है, आप और हम जैसे ही हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली वही हाथ, वही पैर, वही जवान, वही सच्चा सब कुछ है। तो कोशिश यही है कि ऐसी भावना लोगों में पैदा हो कि इन बच्चों को अलग ना समझें और उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उम्मीद संस्थान का आगे का क्या प्लान है? देखिए, प्लान तो बहुत बड़े हैं, ख्वाब बहुत ऊंचे हैं मेरे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए खुद का एक स्कूल हो, खुद की एक बिल्डिंग हो। अब लोग हम लोग किराए पे चलते हैं, किराए पे तो बार बार खाली करनी पड़ती है बिल्डिंग को। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी खुद की जमीन लेकर के जैसे भी संभव हो सके मैं बच्चों के लिए एक स्कूल बनाऊँ जिसमें वो बच्चे पढ़ सकें और उनका विकास हो सके, और इन बच्चों के लिए जितना भी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है, जो भी रास्ता हो सकता है, मैं उसको अपनाऊँ। और उन बच्चों को में भी उतना डेवलपमेंट आना चाहिए, बच्चों में विकास होना चाहिए बच्चों का, वो सब लोग काम कर सकें, एक नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर सकें। तो उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए मेरी प्लानिंग्स हैं, उनको आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद रखते हैं कि आपकी वो प्लानिंग सक्सेसफुल भी हो। पूरी उम्मीद है मुझे मुझे खुद पर भरोसा है, मेरे पेरेंट्स पर भरोसा है, और सबसे बड़ा भरोसा तो मुझे मेरे गोविंद पर है। पेरेंट्स ने आपका साथ दिया, क्योंकि ऐसी चीजों में पेरेंट्स भी कम साथ देते हैं। सबको आज इस मतलबी दुनिया में सबको पैसे कमाने की होड़ है, किसी का ये नहीं देखना होता कि कौन कहाँ पे मदद की गुहार लगा रहा है, कौन किसी और की उम्मीद पर बैठा हुआ है। और आपके पेरेंट्स इस मतलबी दुनिया में भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज रियली ग्रेट सर। कैसा फील होता है ऐसे माँ बाप को? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए क्या कि 100% तो कई बार साथ नहीं दे पाते हैं, बहुत लोग गरीब होते हैं या जो ज़्यादा शिक्षित नहीं है, वो समझते नहीं है, वो साथ नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम उनको समझाते हैं, बताते हैं उनको कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हमारे बच्चे में भी वो सब चीज़ें हो सकती हैं, ये बच्चा भी नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो वो हमारा साथ देते हैं, वो बहुत साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, एक ताकत मिलती है हम लोगों को। आपकी संस्थान के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकें। और उम्मीद संस्था एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और इस संस्था के माध्यम से मैं स्पेशल बच्चों के लिए पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ, और आगे भी मुझे बहुत सारी प्लानिंग्स हैं बच्चों के लिए। खुद का बिल्डिंग, खुद का एक हॉस्पिटल हो, थेरेपी सेंटर हो, और सामाजिक कार्य जितने भी होते हैं मैंने पहले भी किए हैं। जब जब आवश्यकता पड़ी है समाज को, हम हमेशा आगे रहते हैं, हमारी संस्था आगे रहती है, और जब जब जरूरत पड़ेगी हमारी संस्थाओं के साथ हर तरीके से साथ है, सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए नहीं, वो तो हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो भी जरूरत, जैसे अभी पिछले दिनों में कोविड आया था, तो बहुत सारी चीजें ऐसे आई थी, तो हम लोगों ने पूरा साथ दिया समाज का, और हम उनके साथ खड़े थे, उनके दुख में, उनके दर्द में। कोविड के समय में भी आपने लोगों तक खाना पहुंचाया था, जब आपकी खुद की जान खतरे में थी सर। आप खुद 2 बार कोविड पॉजिटिव हो गए थे, आपकी जान खतरे में थी, फिर भी आप लोगों को खाना पहुंचा रहे थे। मतलब कैसे आता है इतना जज्बा कि ये भूल गए आपकी अपनी खुद की जिंदगी भी कुछ वैल्यू रखती है? देखिए, मरना तो नहीं सबको है, मौत निश्चित है, एक दिन आएगी सबकी है। पर डर तो रहता है सर, फैमिली का जो लगाव रहता है, कि डर
माँ बाप का भी बना रहता है, धर्मपत्नी का भी बना रहता है और आपकी बच्चियों का भी बना रहता है। डेफिनेटली दिमाग में कहीं कहीं कोने में ये रहता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि मेरा गोविंद मेरे साथ है और मुझे ताकत मिलती है, ईश्वरीय ताकत मुझे मिलती है, समाज मेरा साथ देता है, तो मुझे डर नहीं लगता। मैंने पूरा, जब पहला दौर जब कोविड का आया था तो मैंने अपना उठाया अपना सामान, चलो पब्लिक में चलते हैं, जाकर उनसे पूछा, उनकी मदद की, उनको खाना पहुंचाया, उनको दवाइयाँ दी। समाज सेवी का जज्बा आया कैसे आपके अंदर? क्या ये अभी रिसेंट टाइम पे आया या बचपन में कभी ऐसा लगा कि काश मेरे को भी मदद करनी है लोगों की, काश मैं भी कर पाता लोगों की मदद? नहीं, ऐसा नहीं है, ये जज्बा मेरे बचपन से मेरे साथ है। जब मैं छोटा था तो आमतौर पर छोटे बच्चे अपने गली मोहल्लों के बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन मैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जैसे गाड़ी लोहार हुआ या जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के साथ खेलता था। मेरे माँ बाप मुझे डांटते भी थे कई बार। हाँ, अक्सर माँ बाप मना करते हैं बच्चों के साथ खेलने के मुझे लिए। डांटते थे कि उनके के साथ आके खेलता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता था मुझे उन बच्चों के साथ में खेलना, क्योंकि उन बच्चों के पास में कुछ सुविधाएं नहीं होती थी। तो मैं अपने हिस्से का खाना उनको देता था, अपनी बचपन से इतने बड़े दिल के इंसान थे आप, और मतलब ग्रेट सर। देखिए, ये जो आशीर्वाद है ना, ये हर एक को नहीं मिलता। बिल्कुल। हमारे माँ बाप ने हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग दिया, ईश्वर ने हमारा सहयोग किया। ये भावना बचपन से खून में होती है, ब्लड के अंदर होती है, जागृत नहीं होती। ये तो बचपन से दिमाग में थी मेरे, और धीरे धीरे वो पनपती गई, बढ़ती गई, और एक समय ऐसा आया कि मैं आज पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जो समाज सेवा क्षेत्र से हूँ। उम्मीद भी रखते हैं कि आप इस तरह की कोशिश करते रहें, ऐसे बच्चों के लिए आप काम करते रहें सर। और आपने अपना फ्यूचर प्लान भी बता दिया कि आप हॉस्टल स्टार्ट करना चाहते हैं। हॉस्टल नहीं, माफ कीजिएगा, हॉस्टल नहीं, हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाहते हैं और एजुकेशन फैसिलिटीज उन बच्चों को देना चाहते हैं। ये संस्थान अभी सिर्फ जयपुर में है, आपको और प्लान से कहीं और खोलने के? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ, भविष्य में मैं चाहूँगा कि 2-3 जगह ये संस्था अपना स्कूल खोले, जहाँ तक भी पॉसिबल हो पाएगा। ये प्लानिंग चल रही है, शायद मैं अगले कुछ दिनों में ही, शायद कुछ महीनों में ही, मैं एक शाखा जो राजस्थान में कहीं और भी खोलने की कोशिश में हूँ। आप खुद एक गायक हैं, आपने बताया आपको संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, तो कुछ अगर आप बोल हमारे दर्शकों के लिए पेश करना चाहें सर, प्लीज। संगीत का शौक मुझे बचपन से रहा है, और संगीत के माध्यम से अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मोहम्मद रफी साहब का एक गीत है जी कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो वो है जो दूसरों के लिए जिए, ऐसा कुछ गीत है। और संगीत से मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे ताकत मिलती है। संगीत के माध्यम से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है कि मैं अपने काम को अच्छे से कर पाता हूँ। और संगीत तनाव को कम करने के लिए भी एक बहुत अच्छा जरिया है, माध्यम है। जब मैं तनावग्रस्त होता हूँ, मुझे टेंशन होती है, तो मैं गुनगुनाता हूँ, गाने गाता हूँ या गाने सुनता हूँ, तो मैं वापस से रिफ्रेश हो जाता हूँ और अपने काम। इस बिजी जिंदगी में स्ट्रेस को रिलीज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है संगीत। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जीवन में भागदौड़ में हर इंसान परेशान है, हर इंसान, किसी को कोई टेंशन, किसी को कोई टेंशन। तो मेरा ये मानना है कि संगीत सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट दोस्त है उसका। अगर संगीत अपना लिया जाएगा तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो 0 हो जाएगा। मैंने मेरे जीवन में किसी को अपनाया है और महसूस किया है कि संगीत के माध्यम से आप अपने तनाव को खत्म कर सकते हैं। जी सर, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे सर आपकी तरफ से? मैं अपने व्यूअर्स को इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, जीना और मरना तो सब ईश्वर के हाथ में है। हम कब पैदा हुए थे और एक दिन हम मर जाएंगे, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाएं जिसको पीढ़ियाँ और ये देश, ये जमाना, ये समाज सब याद रखें। तो कुछ ऐसा करें जो दूसरों के लिए हो। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी के देखिए, बहुत खुशी मिलती है। तो ये कुछ तमाम बातें थी हमारे डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज जी के साथ, जिनकी खुद की संस्थान है उम्मीद संस्थान। आप रीच भी कर सकते हैं उनके लिए। और साथ ही आपको बता दें कि बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जो लोगों की मदद कर पाते हैं, लोगों के बारे में सोच पाते हैं, क्योंकि ऐसे स्पेशल चाइल्ड्स के लिए लोग कहते हैं ना कि मत खेलो, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ मत खेलो, बट ये वो शख्स हैं जो उन बच्चों को साथ रखते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनकी हेल्थ पर ध्यान देते हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही और भी हम पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।